हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत की। और आधुनिक भारत में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बात करेंगे हम लोग भारत में यूरोपियों के आगमन की, कि किस प्रकार से भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, क्या कारण था इस आगमन के पीछे, और किस प्रकार से इन्होंने यहां पर आकर के भारत में भोली भाली जनता को लूटा। और न केवल लूटा अपितु भारत में एक विशाल साम्राज्य की इन्होंने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी। सामान्यतः यदि हम लोग बात करते हैं तो दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। भाई आते ही तो इन्होंने जो है भारत में किसी विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई नहीं होगी, कई इसके चरण रहे होंगे। तो कौन कौन से चरण थे, किस प्रकार से यहाँ पर जो है इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। और इन यूरोपियों में भी विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों की। किसकी? अंग्रेजों की। तो पहले तो यदि हम लोग बात करें आधुनिक भारत के विषय में, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। देखिएगा, आधुनिक भारत, जब हमने इतिहास का वर्गीकरण किया तो इस समय हमने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग हमने कहा कि प्राग ऐतिहासिक काल। पहला हमने क्या कहा? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हमने कहा आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा फिर जो है हम लोगों ने कहा आधुनिक या फिर वर्तमान। आधुनिक या वर्तमान। अब आगे चल करके जब इतिहास को व्यवस्थित किया गया, आगे चल करके जब इतिहास को व्यवस्थित किया गया, तो हम यदि भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बात करें तो भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में जैसे विभाजित किया गया। और ये भारत में इतिहास को 3 भागों में विभाजन करने का जो वस्तुतः श्रेय जाता है वो जाता है कि व्यक्ति थे अंग्रेज इतिहासकार जिनका नाम मिलता है गिल्स। इस गिल्स साहब ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्राचीन भारत। इस प्राचीन भारत को उन्होंने हिंदूवादी युग के नाम से संबोधित किया। दूसरा मध्यकालीन भारत। इस मध्यकालीन भारत को उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के नाम से संबोधित किया। और तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है आधुनिक भारत, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना होती है। तो ये इस प्रकार से गिल्स साहब ने एक तरीके से भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करने का कार्य किया गया। और ये लगभग जो है 19वीं सदी में हुआ। बहुत बेसिक सी बातें हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में, तो वही बात, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन काल के भारत के इतिहास में सही बात है, गिल्स ने जो कार्य किया, जहां हिंदू शासकों का दौर रहा प्राचीन भारत में, ठीक है। वही मध्यकालीन भारत में एक तरीके से हम जो मध्यकालीन भारत का जो प्रारंभ मानते हैं, वो मानते हैं हम अरबों के आक्रमण से। कहां से मानते हैं? अरबों के आक्रमण से। इसकी हम लोग चर्चा कर भी चुके। भाई 712 में अरबों ने आक्रमण किया, कासिम ने यहाँ पर सिंध के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ से एक तरीके से मुस्लिम साम्राज्य का आक्रमण जो है यहाँ से प्रारंभ होता है। लेकिन प्रारंभिक जो ये मुस्लिम आक्रांता थे, इनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य था, भारत से धन लूटना, भारत से धन लूटना। लेकिन बाद में जब गौरी आया, तो गौरी जब यहाँ पर आता है तो एक तरीके से साम्राज्यवादी नीति लेकर के आता, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो था, ये वस्तुतः भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था। फिर उसके बाद में गौरी की मृत्यु के बाद में हम लोगों ने बात की वस्तुतः विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत की, जहां हमने गुलाम वंश के बारे में बात की, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की, इल्तुतमिश के बारे में बात की। फिर हम लोगों ने बात की खिलजी वंश की बात करी, ठीक है। फिर हमने तुगलक वंश की बात करी, ठीक है। फिर हम लोगों ने सैयद वंश की बात करी और अंत में जो है लोधी वंश, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से मध्यकालीन भारत में ये चीजें रही। फिर उसमें विशेष जो अमूल चूल परिवर्तन जो हुआ वो मुगलों के शासन की सत्ता की स्थापना से हुआ। भारत में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई वो हमने बात कर ली कि इसके द्वारा, बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बात समझे। अब ये यहीं से एक तरीके से, अब जहां मुगलों की शासन की सत्ता की स्थापना हुई, अब मुगल साम्राज्य का जो हम लोग वस्तुतः विशेष रूप में जब विस्तार की बात करते हैं तो फिर हम औरंगजेब के समय तक की बात करते हैं। 1707 तक का जो काल है ये मुगलों का विशेष रूप से काल रहा। उसके बाद में क्योंकि मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया, मुगल साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया, तो उसके बाद में धीरे धीरे और भी स्थितियां बदलती गई। खैर, तो अब यहां इतिहासकारों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है कि हम जब आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत का समय हम लोग कहां से माने। भाई, क्या अंग्रेजों का भारत में आगमन आधुनिक भारत का सूचक है? अब अंग्रेजों का आगमन तो भारत में आप लोगों को पता ही है 16वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। तो ज्यादातर इतिहासकार ऐसा मान लेते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास का जो प्रारंभ है वो 16वीं सदी से माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी 16वीं शताब्दी में भारतीय प्रशासनिक और साथ ही साथ भू राजस्व संबंधी संस्थाओं की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। और इसी समय भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। भाई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वस्तुतः भारत में आई, आगे चर्चा करेंगे कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या नहीं थी, या कैसे थी या क्या थी, आगे सारी चर्चा करेंगे, या कैसे इसका निर्माण हुआ, वो आगे की बातें हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना कि वहां से हम लोग मान लेते हैं जब यहां अकबर का शासनकाल था तो उसी समय लगभग 1599 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक आधिकारिक पत्र दे करके लगभग 213 साझेदारों का एक समूह था, और इन 213 लोगों के साझेदारों के समूह को कई जगह 217 भी मिलता है, ध्यान रखना है ना, भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। एक राजलेख लेकर के आए थे जिसे हम लोग चार्टर बोलते हैं। ये जो हमारी क्लास है इसमें केवल हम लोग एक जो है सामान्य समझ विकसित कर रहे हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में, और यूरोपियों का आगमन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना कि एक तरीके से राजलेख हुआ, राजलेख लेकर के आए थे यहां से, है ना, जिसको हम लोग चार्टर बोलते हैं सामान्य थे, वो उनके लिए एक अनुमति पत्र था। तो अंग्रेजों का जो आगमन विशेष रूप में हुआ वो अकबर के काल में। प्रारंभिक समय में किस प्रकार से ये संघर्षरत रहे, किस प्रकार से आगे चल करके इन्होंने भारतीय लोगों को ही लड़ाया, फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया, और धीरे धीरे करके ये भारतीय लोगों के ऊपर अपना शिकंजा कसते रहे, और अंत में फिर आगे चल करके एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हो गई? स्थापना हो गई। लगभग एक तरीके से हम लोग बात करें तो 1600 लेकर के 1947 तक लंबा संघर्ष रहा। 350 वर्ष तक हम भारतीय भोले भाले लोगों के ऊपर उन्होंने शासन रखा, और इनकी क्रूर नीतियां थी, कैसे थी, क्या थी, आगे चर्चा करेंगे। तो एक तरीके से कई इतिहासकार फिर ऐसे मानते हैं कि साहब अंग्रेजों के आगमन के साथ ही साथ भारत में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल शास्त्री कहते हैं कि यदि आधुनिक युग से अभिप्राय औद्योगिकरण से है, किससे है? औद्योगिकरण से है, रेलों के निर्माण से है, राष्ट्रीयता के विकास से है, और प्रजातंत्रीय तत्वों के प्रारंभ से है, तो इसमें से कोई भी जो ये कार्य है ये 19वीं शताब्दी से पूर्व प्रारंभ हुआ ही नहीं था। भाई, औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी में किया गया, जहां भारतीय जो लघु कुटीर उद्योग थे, इन लघु कुटीर उद्योगों को अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के माध्यम से समाप्त कर दिया। भारत में अनऔद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, समझ रहे हो आप, और साथ ही साथ रेल लाइनें बिछाई गई 19वीं शताब्दी में पहली बार, है ना, जहां हम बात करते हैं कि भारत में जो रेलवे के जनक है वो लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली बार रेल चलाई गई 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, तो यदि वहां से मानते हो, या फिर हम बात करें भारत में राष्ट्रीयता का विकास की बात करें, तो पहली बार जब बड़ा जो व्यापक विद्रोह अंग्रेजी सरकार के सामने आया वो
पहला हमारा जो विद्रोह था वो 1857 की क्रांति से था, तो वो भी एक तरीके से 19वीं शताब्दी में था। भारत में एक तरीके से हम प्रजातंत्रीय तत्वों की बात करें, उसकी स्थापना की बात करें, तो भी वो एक नेतृत्व वाली जो चीजें आई थी ये 19वीं शताब्दी में आई। तो इसका मतलब ये होएगा कि कहीं ना कहीं जो आधुनिक भारत के संदर्भ में हम इन चीजों के बारे में बात करें तो फिर हम ऐसे कह ही नहीं सकते कि बच्चा 16वीं शताब्दी में जो है आधुनिक भारत 16वीं शताब्दी से माना जाता है, संभव ही नहीं है ना, क्योंकि इन समस्त तत्वों का विकास तो लगभग 19वीं शताब्दी में हुआ है। तो आधुनिक भारत का मतलब क्या है, तो ये बड़ा विषय रहा है, बड़ा प्रश्न का विषय रहा है कि आधुनिक भारत को हम लोग कहाँ से माने, ठीक है। लेकिन खैर आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना कि आधुनिक भारत अलग अलग फिर विचारकों ने, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से मत प्रतिपादित करने का कार्य किया है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं भारत में यूरोपियों की आगमन की। किसकी बात करें, भारत में यूरोपियों के आगमन की यदि हम लोग चर्चा करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जो प्रथम यूरोपीय आए वो कौन आए भाई, पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली आए, ठीक है। एक सामान्य व्यापारी के रूप में पुर्तगाली भारत में क्यों आए उसके पीछे भी कारण था, और उसके बाद में जो है धीरे धीरे बाकी के लोग भी आते रहे, ठीक है ना। पुर्तगालियों के बाद में जैसे हम लोग बात करेंगे डच आए। कौन आए, डच आए, ठीक है। और डचों के बाद में भी हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेज आए। कौन आए, अंग्रेज आए, है ना। फ्रांसीसी आए, स्वीडन आए, इस प्रकार से अनेक जो यूरोपीय वो रहे वो भारत में आए, कोई ना कोई कारण था। तो पहला जो सबसे बड़ा जो कारण हमें देखने को मिलता है वो सबसे बड़ा भारत में यूरोपियों के आगमन के पीछे कारण क्या है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें पुर्तगालियों की, किसकी बात करें हम लोग, पुर्तगालियों की बात करें तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो दो चीज माने, एक तो ये आपका क्या है, यूरोप है, क्या है, यूरोप है, और ये आपका क्या है, भारत है। क्या है, भारत है। देखिएगा, समझिएगा, यूरोप चूंकि ठंडा देश है, कैसा देश है, ठंडा देश है, और भारत गर्म देश है। भारत कैसा है, गर्म देश है। अब भारत में भी यदि हम बात करें तो ये जो हमारा दक्षिणी भाग है, ये जो हमारा दक्षिणी भारत है, इस दक्षिणी भारत में विशेष रूप से गरम मसाले होते हैं। क्या होते हैं, गरम मसाले होते थे बहुत, है ना। यहां पर क्या होते थे, गरम मसाले होते थे। यूरोप ठंडा देश था इसलिए उनको गरम मसालों की आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन बीच में समुद्री रास्ता था। कौन सा रास्ता था, समुद्री रास्ता था। एक स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग की यदि हम लोग बात करें तो बाल्कन प्रदेश से होते हुए टर्की से फारस, फारस से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर कहां पर आते थे, भारत आते थे। ये तो स्थल मार्ग था। क्या था, स्थल मार्ग था। आगे बात समझ क्लियर है। और दूसरी चीज कि स्थल मार्ग की, चाहे हम स्थल मार्ग की बात करें चाहे जलीय मार्ग की बात करें, चाहे हम लोग स्थल मार्ग की बात करें चाहे जलीय मार्ग की बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र है यहाँ पर वस्तुतः किसका अधिकार हुआ करता था, अरबों का आक्रमण था। यहाँ पर मैंने कहा ना कि मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, तब से ही लेकर के एक तरीके से ये जो यहाँ का जो क्षेत्र था इसके ऊपर अरबों का आक्रमण हुआ करता था। अरबों का यहाँ पर अधिकार क्षेत्र था। और अरबी लोग विशेष रूप से क्या करते थे, अरबी लोग विशेष रूप से क्या करते थे, यहां से भारत से दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत से मसाले खरीदते और मसाले खरीदने के बाद में यहां यूरोप में दे देते थे। कहां पर दे देते, यहां से खरीदते। देखो ध्यान देना, ये जो अरबी लोग हैं, ये अरबी लोग क्या करते थे कि यहां से मसाले खरीदते, ठीक है, और मसाले खरीदने के बाद में यहां से वहां पहुंचा देते, कहां पर, यूरोप में। ये इनके लिए इनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। अब अरबी जो लोग थे, ये वस्तुतः ध्यान देना, ये अरबी लोग यहां से जैसे कोई भी चीज 5 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 5 रुपए में खरीदी, तो 5 रुपए में खरीदने के बाद में इसको 500 रुपए में बेचते थे। एक तरीके से 100 गुना मुनाफा कमाते थे। किससे, यूरोपियों से। अब इस स्थिति में यूरोप में जो वहां पर पोप की सत्ता हुआ करती थी, यूरोप में क्या था, पोप की सत्ता थी, और इस पोप ने एक आदेश जारी किया। यूरोप के पोप ने एक क्या जारी किया, आदेश जारी किया। ध्यान देना, यूरोप में किसकी सत्ता थी,
यूरोप में पोप की सत्ता है ना, और इस पोप ने एक आदेश जारी किया। पोप ने क्या किया? आदेश जारी किया। काय का आदेश जारी किया साहब? उसने आदेश ये जारी किया कि भारत के साथ में, किसके साथ में? भारत के साथ में नए समुद्री मार्ग की क्या की जानी चाहिए? खोज की जानी चाहिए। समुद्री मार्ग की खोज की जानी चाहिए, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ताकि इन अरबों के बिचौलिएपन को समाप्त करें, और अरबों के बिचौलिएपन को समाप्त करने के बाद में सीधे सीधे भारत के साथ में प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान देना यहां पर, सीधे सीधे भारत के साथ में प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध स्थापित किया जा सके। अब देखो, आपसे पूछ ले कि भारत में यूरोपियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण यही था कि यूरोपवासी भारत के साथ में प्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि वो अरबी बिचौलिएपन को क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे, ताकि चीजें उन्हें उसी रूप में मिले जहां से वो जितनी रेट में वहां से खरीदे भारत से। समझ गए? तो इसीलिए यूरोप के जो पोप थे, इस यूरोप के पोप ने एक आदेश जारी किया, और आदेश जारी करके इसने क्या आदेश में क्या रखा कि भारत के साथ एक नए समुद्री मार्ग की क्या की जानी चाहिए? खोज की जानी चाहिए। ध्यान रखना, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी आदेश पत्र को पापल बुल कहा जाता है। इस आदेश पत्र को क्या कहा जाता है? पापल बुल कहा जाता है। ध्यान रखना, आदेश को क्या कहा जाता है? पापल बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पापल बुल कहा जाता है। पापल बुल कहा जाता है। पापल बुल क्या है? यूरोपीय पोप के द्वारा, ध्यान रखना, क्या चीज है? यूरोपीय पोप के द्वारा भारत के साथ में नए समुद्री मार्ग की खोज करने का जो उसने आदेश पत्र जारी किया, इसी आदेश पत्र को क्या कहा गया? पापल बुल कहा गया। क्या कहा गया? पापल बुल कहा गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? यहां से अब देखो, व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अरबी बिचौलिए को क्या करना चाहते हैं? वो समाप्त करना चाहते हैं, और भारत के साथ में प्रत्यक्ष व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। तो भारत में यूरोपियों के आगमन का जो सबसे प्रमुख कारण था, भारत में यूरोपियों के आगमन का जो सबसे प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण क्या था? भारत के साथ में प्रत्यक्ष व्यापार स्थापित करना। ध्यान रखना, मुख्य जो कारण था वो कारण क्या था? कि भारत के साथ, किसके साथ? भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार, क्या चीज? प्रत्यक्ष व्यापार स्थापित करना। प्रत्यक्ष व्यापार स्थापित करना चाहते थे कौन? यूरोपीय। और इसी के लिए यूरोप के पोप ने एक आदेश पत्र जारी किया, जहां नए समुद्री मार्ग की खोज की बात कही गई, और इस खोज का जो आदेश जारी किया गया, इसी आदेश को पापल बुल कहा गया। ठीक है साहब? अब देखिएगा, आगे की बात करें। भारत पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? दो मार्ग हैं। पहला तो है स्थल मार्ग, मैंने अभी अभी बताया। स्थल मार्ग में कहां से कहां? बाल्कन प्रदेश से टर्की से फारस ईरान, वहां से फिर अफगानिस्तान तक, और फिर जो है अफगानिस्तान आने के बाद में खैबर, कुर्रम, बोलन और गोमल, ये जो दर्रे थे, इन दर्रों के माध्यम से ये स्थल मार्ग जो है भारत आता था। दूसरा, यदि हम बात करें जलीय मार्ग की, तो जलीय मार्ग जो था वो भूमध्य सागर, काला सागर से लाल सागर से फारस की खाड़ी से अरब सागर, ठीक है, और अरब सागर होते हुए कहां पहुंचता था? भारत पहुंचता था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में ये जो दोनों मार्ग थे, दोनों मार्ग कौन कौन से? एक तो स्थल मार्ग और दूसरा कौन सा? जलीय मार्ग। इन दोनों मार्गों के ऊपर अरबों का प्रसार बढ़ता गया था। इन दोनों ही मार्गों के ऊपर किसका प्रसार था? अरबों का प्रसार था। अर्थात एक बात करें तो इन दोनों के ऊपर अधिकार किसका है? अरबों का है।
अरब यहां पर अपना स्वामित्व जमा करके बैठे हैं। 1453 ईस्वी में, कब? 1453 ईस्वी में उस्मानिया जो तुर्क थे, उस्मानिया के जो तुर्क थे, इन उस्मानिया के तुर्कों ने कस्तुनतूनिया के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में धीरे 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 संपूर्ण जो दक्षिणी पश्चिमी, कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी, और यदि हम बात करें दक्षिणी पूर्वी जो यूरोपीय क्षेत्र थे, इन यूरोपीय क्षेत्र और व्यापार के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब इसी अधिकार के साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? स्थल मार्ग तो क्या कर दिया उन्होंने? बिल्कुल ही बंद कर दिया। स्थल मार्ग जो था वो व्यापार के लिए क्या हो गया? एक तरीके से बंद हो गया। तो यूरोप का सीधा सीधा संपर्क कट गया। आगे बात समझ क्लियर है? इसीलिए जो है यूरोपियों ने एक ट्रिक लगाई कि यार देखो, स्थल मार्ग के ऊपर तो अरबी वैसे ही बैठे हैं, स्थल मार्ग के ऊपर तो अरबी वैसे ही बैठे हैं, तो क्यों ना हमें एक नए जलीय मार्ग की क्या करनी चाहिए? खोज करनी चाहिए। इसी समस्त कारण से, क्योंकि 1453 में उस्मानिया तुर्कों ने, किसने? उस्मानिया तुर्कों ने कुस्तुनतूनिया के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। और इसी अधिकार के कारण जो स्थल मार्ग जो था, इस स्थल मार्ग के ऊपर पूर्णतः अधिकार हो गया। किसका? तुर्कों का। किसका? अरबी तुर्कों का अधिकार हो गया। अब इस स्थिति में यूरोप जो चाहता था वो ये चाहता था कि भारत के साथ में एक नए जलीय व्यापारिक मार्ग की क्या की जानी चाहिए? खोज की जानी चाहिए। और इसी के लिए यूरोप का जो आदेश था, यूरोप का जो पोप था, उसने एक आदेश पत्र जारी किया गया और इस आदेश पत्र को क्या कहा गया? पापल बुल कहा गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, ध्यान दीजिएगा कि इस पापल बुल या फिर हम बात करें आदेश पत्र, क्या चीज बात करें? आदेश पत्र। ठीक है, इस आदेश पत्र को मैंने अभी अभी कहा, क्या कहा? पापल बुल कहा। क्या कहा? पापल बुल कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है आपकी। इस पापल बुल के तहत, इस पापल बुल के तहत यूरोप के दो देश, यूरोप के दो देश कौन कौन से? एक स्पेन और दूसरा कौन सा? पुर्तगाल। तो पापल बुल जो आदेश था, इस आदेश के तहत दो यूरोपीय देश कौन से हैं बेटा? तो ध्यान रखिएगा, एक तो है आपका कौन सा? स्पेन। कौन सा है? स्पेन। और दूसरा कौन सा है? पुर्तगाल। दूसरा कौन सा है? पुर्तगाल। देखिएगा, इसी आदेश पत्र के तहत दो यूरोपीय देश कौन कौन से? एक तो था स्पेन और दूसरा कौन सा था? पुर्तगाल। दूसरा कौन था? पुर्तगाल। इस स्पेन का एक नाविक था, ध्यान दीजिएगा, स्पेन का एक क्या था? नाविक था। और इस नाविक का नाम क्या था? कोलंबस। ध्यान दीजिएगा, स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम क्या है? कोलंबस। पुर्तगाल का एक नाविक था, पुर्तगाल का भी एक क्या था? नाविक था। और इस नाविक का नाम क्या था? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। देखो ध्यान देना, इस आदेश पत्र के तहत जो व्यापारिक जलीय मार्ग की खोज करने का जो आदेश दिया गया, इसी के तहत यूरोप के दो देश, यूरोप के कितने देश? दो देश। एक देश तो कौन सा है? स्पेन। और दूसरा कौन सा? आपका पुर्तगाल। स्पेन का नाविक था जिसका नाम क्या था? कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। आ गई बात समझ? क्लियर है? वही बात करें पुर्तगाल के नाविक की, तो पुर्तगाल का जो नाविक था वो कौन था? आपका वास्को डी गामा। ये दोनों के दोनों लोग, ये दोनों ही लोग जो है, ध्यान दीजिएगा कि व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति निकला वो व्यक्ति निकला था कोलंबस। कौन था? कोलंबस। स्पेन से रवाना होता है भारत की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए? भारत की खोज के लिए। लेकिन भटक जाता है। लेकिन क्या होता है? भटक जाता है। 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में कोलंबस जो है एक द्वीप के ऊपर पहुंचता है। कोलंबस एक द्वीप के ऊपर पहुंचता है और कोलंबस को यह लगा कि यही जो द्वीप है ये क्या है? भारत है। ये द्वीप क्या है? भारत है। आगे बात समझ में क्लियर है? और इसीलिए इस द्वीप को उसने नाम कहा, क्या नाम कहा? इंडीज कहा। क्या कहा?
इंडीज कहा, और यही द्वीप आगे चल करके कालांतर में किस नाम से जाना गया? वेस्ट इंडीज के नाम से। किस नाम से जाना गया? वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज के नाम से। और वेस्ट इंडीज का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ध्यान दीजिएगा, आपको हो सकता है कई लोगों को पता हो और कई लोगों को पता नहीं हो। वेस्ट इंडीज का शाब्दिक अर्थ, भावार्थ जब हम निकालते हैं तो पश्चिम का भारत। क्या कहा जाता है? पश्चिम का भारत। तो इस प्रकार से 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर दी गई। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे कोलंबस को यार बाद में लगा, है ना, कि अरे मैं तो जहां मसाले ढूंढने के लिए आया था, वेस्ट इंडीज में तो इस प्रकार की कुछ चीजें है ही नहीं, और ये लंबे लंबे बड़े बड़े विशाल काले काले लोग, लगभग 7-8 फीट के, है ना। तो उसको ये पता लग गया कि भैया मैं तो क्या हो गया हूं, फेल हो गया हूं। लेकिन वस्तुतः उसने अमेरिका की इस तरीके से क्या कर दी है? खोज कर दी है। देखो, कोलंबस जो है वो निकलता है, भारत की खोज के लिए रवाना हुआ, भारत की खोज हेतु रवाना हुआ, खोज हेतु क्या हुआ? रवाना हुआ। क्या हुआ? रवाना हुआ। परंतु क्या चीज? परंतु कब? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा, एक द्वीप पे पहुंचा, द्वीप पर पहुंचा। क्या नाम रखा इसने? इसको लगा भारत है, इसलिए क्या कह दिया इसको? इंडीज। क्या कह दिया? इंडीज। और यही इंडीज आगे चल करके कालांतर में किस नाम से जाना गया? वेस्ट इंडीज के नाम से जाना गया। क्या? किस नाम से? वेस्ट इंडीज के नाम से। और वेस्ट इंडीज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? ध्यान रखना, पश्चिमी भारत। क्या होता है? पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत होता है। ये बात विशेष महत्वपूर्ण बनती है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो इस प्रकार से 1492 ईस्वी में इसने किसकी खोज कर दी है? अमेरिका की खोज कर दी है। किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज हो गई। अमेरिका की खोज कर दी गई। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। आगे बात समझ। तो इसका मतलब ये तो हो गया असफल, ये तो क्या हो गया? असफल। अब बचा कौन हमारा? वास्को डी गामा। कौन बचा? वास्को डी गामा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा किसकी बात करते हैं हम लोग? वास्को डी गामा की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये जो वास्को डी गामा था ये 1497 ईस्वी में, ये हमारे लिए यहां से महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से भारत की खोज के लिए, व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए कब रवाना हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि 1497 ईस्वी में। कब? 1497 ईस्वी में पुर्तगाली जो शासक था उस समय, उसका नाम था जॉन हेनरिक। क्या नाम था? इस जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में क्या होता है? रवाना होता है। और उसके प्रतिनिधि के रूप में रवाना होने के बाद में लगभग 90 दिन की उसने यात्रा की। इसी दौरान वो अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाते हुए 90 दिन की क्या करता है? वो यात्रा करता है। और यात्रा करने के बाद में आशा अंतरीप द्वीप, जिसे हम बोलते हैं उत्तर मासा द्वीप, उत्तर मासा अंतरीप, या उसी को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। यहां पर ये पहुंचता है। क्या करता है? एक टापू है, एक क्या है? टापू है। देखिएगा, एक क्या है? टापू है। इस टापू के ऊपर पहुंचता है। इस टापू के ऊपर पहुंचता है। कौन पहुंचता है? बताओ कौन पहुंचेगा? वास्को डी गामा। कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा पहुंचता है। इसी को हम बोलते हैं आशा अंतरीप द्वीप। इसी को हम क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप द्वीप। आशा अंतरीप द्वीप, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं उत्तर मासा अंतरीप। उत्तर मासा
अंतरीप, ध्यान रखना। इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तरमाशा अंतरीप। और इसी को हम बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। ध्यान रखिएगा कुछ बातें कि पहली चीज कब रवाना हुआ, तो ध्यान रखिएगा कब हुआ? 1497 ईस्वी में, 1497 ईस्वी में रवाना हुआ। किसके प्रतिनिधि के रूप में? तो ध्यान रखिएगा ये जो था यहां पर जॉन हेनरिक, किसके प्रतिनिधि के रूप में? जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में, जॉन हेनरिक, याद रखना, ठीक है। इस जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाते हुए आशा अंतरीप द्वीप पहुंचा, आशा अंतरीप द्वीप पहुंचा, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? अब ये देखो यहां पर जब ये आशा अंतरीप द्वीप पहुंचा तो यहां पर इसको एक व्यक्ति मिला, यहां पर एक क्या मिला? इसको एक व्यक्ति मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वस्तुतः व्यक्ति जो था उसके बारे में भी बात करेंगे कौन है। और यहां पर देखो ये आ गया है आपका कौन है? वास्को डी गामा। कौन है? वास्को डी गामा। ये जो व्यक्ति था ये भारत का ही व्यक्ति था, एक गुजराती यात्री था। देखो ध्यान रखना कौन था? गुजराती यात्री। कौन है? गुजराती यात्री। और इस गुजराती यात्री का नाम है क्या है? अब्दुल मनिक। क्या नाम है? अब्दुल मनिक। व्यक्ति का नाम क्या है? अब्दुल मनिक। ये गुजराती यात्री मिला इसको कहां पर? केप ऑफ गुड होप में। मतलब क्या? आशा अंतरिक्ष द्वीप पे लगभग 90 दिन की यात्रा कर चुका है, ठीक है। क्या चीज है? 90 दिन की वो यात्रा कर चुका है। यहां पर एक व्यक्ति मिला है, इसको कौन? अब्दुल मनिक। मिले दोनों आपस में। अरे भाई कहां का के? मैं तो हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तानी लोग आपको पता ही है क्या चीज है, आओ भगत बोध करते हैं। स्वागत किया खूब बढ़िया मजे से। आगे बात समझ में क्लियर है कि आप कहां जाना है? कि मुझे तो यार भारत जाना है। कहां जाना है? भारत जाना है। तो चलो मैं ले चलता हूं। तो इसी अब्दुल मनिक की सहायता से, ध्यान रखना किसकी सहायता से? अब्दुल मनिक की सहायता से 20/5/1498 को, अर्थात 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह जिसका नाम है कालीकट, या आपको दूसरा नाम मिलता है कप्पक डाबू। क्या नाम मिलता है? कप्पक डाबू बंदरगाह पर पहुंचने में सफल हो जाता है कौन? वास्को डी गामा। और इसी प्रकार से उसने भारत के साथ में व्यापारिक मार्ग की क्या कर डाली? खोज कर डाली। आ गई बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है। क्या बात बन जाती है साहब? ध्यान देना कि अब्दुल मनिक की सहायता से, किसकी सहायता से? अब्दुल मनिक की सहायता से, अब्दुल मनिक की सहायता से अब्दुल मनिक की सहायता से 20 मई, ठीक है ना, 1498 को, 1498 ईस्वी को कालीकट, क्या चीज बेटा? कालीकट। इसी कालीकट का दूसरा नाम क्या मिलता है? कप्पक डाबू। क्या नाम मिलता है? कप्पक डाबू। कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। कहां पर पहुंचा? कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। और इस प्रकार से भारत के साथ, किसके साथ?
भारत के साथ व्यापारिक मार्ग की, क्या चीज, व्यापारिक मार्ग की खोज की, व्यापारिक मार्ग की क्या की, खोज की। आ गई बात समझ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में आया। किसकी सहायता से भारत पहुंचता है, अब्दुल मलिक की सहायता से। अब्दुल मलिक कौन था, गुजराती यात्री था। कहां पर आया सबसे पहले, कालीकट बंदरगाह आया। कहां पर आया, कालीकट बंदरगाह आया। आ गई बात समझ, क्लियर है ना। अब देखो यहां इस कालीकट बंदरगाह का शासक हुआ करता था, कालीकट का शासक था कौन, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। जब ये भारत आया तो इस समय कालीकट का शासक कौन था, कालीकट शासक, कालीकट शासक, कालीकट शासक था जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन। अब देखो आपको यहां पर नाम मिलेगा हिंदू शासक, क्या चीज, हिंदू शासक जमोरिन। वस्तुतः हिंदू ये जो थी ये इसकी क्या हुआ करती थी, उपाधि हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, उपाधि हुआ करती थी। तो ये भी बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कालीकट का हिंदू शासक था जिसका नाम क्या था, जमोरिन। क्या नाम था, इस जमोरिन ने इसका वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया। स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ना, तो स्वागत किसने किया, कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका क्या किया, स्वागत किया। जैसे ही बात पता चली ये अरबों को, किसको पता चली, अरबों को पता चली, तो अरबों ने इसका क्या किया, वहां पर विरोध किया कि ऐसे कैसे कोई पुर्तगाली सीधे सीधे भारत के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए आ सकता है। अरबों ने इसका क्या किया, खूब विरोध किया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अरे भारतीय लोग दिल के भी तो बड़े होते हैं ना, यस और नो। तो जब ये वापस लौट रहा था, कौन, वास्को डी गामा कालीकट से जब वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते समय कई बहुत सारे जहाज भर के ये यहां से क्या ले जाता है, मसाले ले जाता है। कहां पर, पुर्तगाल। कहां ले जाता है, पुर्तगाल। और इस पुर्तगाल ने शाना था बेटा 1 नंबर का, ठीक है ना। यहां जाकर के उसने भारत से जो ये मसाले लेकर के गया था, इन मसालों को उसने 60 गुना, कितना, 60 गुना अधिक दामों पर बेचा। देखो अरबी जो थे ना वो वस्तुतः लगभग 100 गुना ज्यादा कमाते थे या 150 गुना ज्यादा कमाते थे, तब उससे 60 गुना अधिक दामों पर बेचा किसने, वास्को डी गामा ने। तो उसको खूब सारा वहां से क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ था। देखिएगा कि कालीकट का शासक था हिंदू शासक, कालीकट के हिंदू शासक, हिंदू शासक क्या नाम है, जमोरिन ने। कौन था, जमोरिन ने वास्को डी गामा का क्या किया, स्वागत किया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अरबों ने इसका क्या किया, अरबों ने इसका विरोध किया, इसका विरोध किया। क्या किया, विरोध किया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि वास्को डी गामा वापस लौटते समय, वापस लौटते समय कई जहाज भरकर, कई जहाज मसाले पुर्तगाल ले गया। कहां ले गया, पुर्तगाल ले गया। और वहां पुर्तगाल में इन मसालों को 60 गुना अधिक दामों पे बेचा, अधिक दामों में बेचा, ठीक है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था,
वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। अब यहां से एक विशेष रूप से ध्यान रखना बात, क्या भाई साहब, कि जिस समय ये वास्को डी गामा भारत आया उस समय कालीकट का शासक कौन था? कालीकट का शासक कौन था? हिंदू शासक था, हिंदू उसकी उपाधि थी, ध्यान रखना। और व्यक्ति का नाम क्या था? जमोरिन। व्यक्ति का नाम क्या था? जमोरिन। आगे बात समझ क्लियर है? अब विशेष बात बन जाती है, नोट लगा करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपसे यदि कोई प्रश्न पूछ ले कि वास्को डी गामा कुल भारत कितनी बार आया, वास्को डी गामा भारत कुल कितनी बार आया, तो ध्यान देना कि वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। पहली बार कब आया? 1498 में। और उसके 4 साल बाद 1498 में 4 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 1502। 1502 में एक बार वो पुनः आया था। और उसके बाद यदि हम बात करें तो 1524 में यहां पर आया वायसराय के रूप में। किस रूप में? वायसराय के रूप में। आगे बात करेंगे ये वायसराय क्या होता था, गवर्नर क्या होता था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश काल में इनका विशेष रूप से प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो 1524 में फिर आया, लेकिन 1524 में ही कोचीन में इसके क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कोचीन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हो सकता है कि आपसे यहां से ये प्रश्न भी पूछा जा सके कि पुर्तगाल का कौन सा ऐसा वायसराय था जिसकी मृत्यु भारत में हुई? पुर्तगाली कौन सा ऐसा पुर्तगाली वायसराय था जिसकी मृत्यु यहां भारत में हुई? तो इस संदर्भ में याद रखना बेटा जी, क्या होगा? वास्को डी गामा। क्योंकि वास्को डी गामा तीसरी बार जब भारत आया तो 1524 में आया, वायसराय के रूप में आया। और यही वायसराय के पद पर रहते हुए 1524 में इसकी कोचीन में ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कोचीन में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो ये विशेष बात बन जाती है। तो ध्यान रखना कि वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया। 3 बार भारत आया। अब ये 3 बार कौन कौन सी बार है? तो देखिएगा, पहला सबसे पहले कब आया? 1498 में आया। कब आया? 1498 में आया, ठीक है। उसके बाद में कब आया? 1502 में आया। कब आया? 1502 में एक सामान्य व्यापारी के रूप में भी आया और कुछ लोग ऐसे गवर्नर के रूप में भी इसको मानते हैं। और तीसरी बार कब आया? 1524 में। कब आया? 1524। ये 1524 वाली चीज आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है। 1524 में जब ये आया तो किस रूप में आया? वायसराय के रूप में आया। किस रूप में आया? वायसराय में के रूप में आया। और यहीं पर वायसराय के पद पर रहते हुए ही 1524 में इसकी भारत में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो देखना यहां पर लिख रहा हूं कि वायसराय के रूप में, किस रूप में? वायसराय के रूप में भारत आया। वायसराय के रूप में भारत आया, ठीक है। और इसी दौरान यहीं पर 1524 में, 1524 ईस्वी में ही कोचीन में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बहुत अच्छा, यहां से देखो प्रश्न बनता है। कोचीन में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखो, जब ये पहली बार भारत आया तो वायसराय के रूप में नहीं आया, ये जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में आया है। किसके रूप में? जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में आया। आगे बात समझ क्लियर है ना? वायसराय के रूप में कब आया भारत में? 1524 में। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो है वास्को डी गामा, कौन? वास्को डी गामा वायसराय के रूप में भारत कब आया था? तो वायसराय के रूप में, ध्यान रखना आपको पहला ऑप्शन वहां पर 1498 दे देंगे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। आपके दिमाग में एक सीधी सीधी बात रहती है कि पहली बार भारत कब आया था? 1498 में,
कब आया? 1498 में। तो आप वही मान लोगे सही, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस स्थिति में यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वायसराय के रूप में भारत कब आया, तो ध्यान रखना ये कब आता है? 1524 में। कब आता है? 1524 में। तो ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है वास्को डी गामा को लेकर के। किसको लेकर के? वास्को डी गामा को लेकर के, कि वास्को डी गामा साहब भारत में कुल कितनी बार आया? 3 बार आया। पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524 में वायसराय के रूप में आया, और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा बाकी की कहानी देखते हैं। तो एक तरीके से 1498 में भारत के साथ में इन पुर्तगालियों ने एक व्यापारिक मार्ग की खोज कर ली। अरबों ने प्रारंभिक रूप में ही यहां पर क्या किया था? इसका विरोध किया। तो 1498 के बाद में लगभग 2 साल बाद में, लगभग 2 साल बाद में, 2 साल बाद में बोले तो क्या, 1500 ईस्वी में। कब? 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों का द्वितीय अभियान, पुर्तगालियों का द्वितीय अभियान कहां पर आता है? भारत आता है। और ये जो द्वितीय बेड़ा आया, या फिर हम द्वितीय अभियान की बात करें, तो इसका जो नेतृत्व किया गया था, वो नेतृत्व किया गया पेड्रो अल्वारेज केब्राल के द्वारा। किसके द्वारा? केब्राल के द्वारा। जब ये केब्राल पुर्तगाल से भारत के लिए आता है, तो अपने साथ में ये 13 व्यापारिक बेड़े लेकर के आया था। 13 व्यापारिक जहाज भारत लेकर के आया। इस बात की जब सूचना मिली, किसको? अरबों को। किसको? अरबों को, कि भाई एक तो 2 साल पहले आया था, कौन आया? वास्को डी गामा आया, और अब वहां से बड़ा पुर्तगाली व्यापारिक बेड़ा आ रहा है, जो कि भारत से यहां से क्या करना चाह रहे हैं? ये व्यापार संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। भारत से मसाले खरीदेंगे, सीधे सीधे कहां ले जाएंगे? यूरोप ले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा तो मामला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इन अरबों ने केब्राल का जो व्यापारिक बेड़ा था, इस व्यापारिक बेड़े के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन आक्रमण कर तो दिया, लेकिन पुर्तगाली बड़ी पूरी की पूरी तैयारी के साथ में आए थे, तो इन्होंने अरबों को क्या कर दिया? बुरी तरीके से पराजित कर दिया। किसने? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों का नेता इस समय कौन था? पेड्रो अल्वारेज केब्राल। ठीक है, तो इसने इन अरबों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में ये भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद में कन्नौर, क्या चीज? कन्नौर और कोचीन के जो शासक हुआ करते थे, इन शासकों के साथ में उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली। और यही इसी मित्रता के साथ ही साथ भारत पुर्तगाल व्यापार क्या हो गया? आपका स्थापित हो गया। इसी मित्रता के साथ ही साथ क्या हो गया साहब? भारत और पुर्तगाल व्यापार क्या हो गया? स्थापित हो गया। इसी केब्राल के समय 1503 ईस्वी में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना, कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की? तो उन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी कोचीन में। कहां पर स्थापित की? कोचीन में इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी अपनी स्थापित कर दी। और दूसरी जो पुर्तगाली कोठी स्थापित की गई, वो की गई 1505 ईस्वी में। कब? 1505 ईस्वी में। और दूसरी जो उन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की, वो कहां पर करी थी? कैन्नूर में। कहां पर करी? कैन्नूर में। ध्यान दीजिएगा, प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 में, कहां पर? कोचीन में। दूसरी व्यापारिक कोठी कब? 1505 में, कहां पर? कैन्नूर में। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से यहां पर पुर्तगाली व्यापार भारत में क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। देखिएगा कि द्वितीय पुर्तगाल अभियान, द्वितीय पुर्तगाल अभियान, पुर्तगाल अभियान, इस पुर्तगाल अभियान, द्वितीय जो पुर्तगाल अभियान आया, पहली बात
पहला प्रश्न ये बनता है आपका कि कब आया, क्या चीज कब आया, तो 1500 ईस्वी में। कब आया? 1500 ईस्वी में। इसका जो नेतृत्व किया गया, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कैब्राल अपने साथ तेरह व्यापारिक जहाजी बेड़े लेकर आया। ठीक है, बेड़े लेकर आया। अरबों ने इस बेड़े पर आक्रमण किया, परंतु कैब्राल ने, किसने? कैब्राल ने पराजित कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि कैब्राल ने कोचीन व कन्नूर के शासकों के साथ मित्रता कर भारत पुर्तगाल व्यापार स्थापित किया। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, देखिए पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कहां पर बेटा? तो ध्यान रखना कि कोचीन में स्थापित की। ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्या तथ्य है? कि दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 ईस्वी में कैनूर में स्थापित की। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि क्या होता है साहब व्यापारिक कोठी? व्यापारिक कोठी क्या चीज होती है? तो व्यापारिक कोठी का मतलब सीधा सीधा समझना कारखाना। क्या चीज? कारखाना। तो यहां से विशेष रूप से दो प्रश्न बनते हैं। प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन, कब? 1503 में। द्वितीय व्यापारिक कोठी 1505 में, कहां पर? कैनूर में। कहां पर की गई? कैनूर में की गई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या रहा। नोट,
क्या चीज कि भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम, यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या रहा, आगमन का क्या क्रम रहा। यहां से बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है, तो बहुत विशेष चीजें यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान रखना। हम बात करें भारत में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली आए। कब आए, 1498 में। पुर्तगालियों के बाद में डच आए। डचों का प्रथम जो व्यक्ति था जिसका नाम था कार्नेवालिस द हस्तमान, ठीक है ना, यह आता है 1595 में। लगभग कितना समय बाद बेटा, तो लगभग 100 वर्ष बाद में। यहां से एक लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहब डचों का आगमन के समय भारत में शासन सत्ता किसकी स्थापित थी। तो बड़े व्यापक रूप में, वृहद रूप में बात करें तो मुगल हुआ करते थे, और मुगलों में भी यदि हम शासनकाल की बात करें तो वस्तुतः किसका, अकबर का शासनकाल हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल का समय है वो 1605 ईस्वी तक है। कब तक है, 1605 ईस्वी तक है। आगे बात समझिए, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का जो शासनकाल का समय रहा भारत में, वो विशेष रूप से अकबर का शासनकाल था। ठीक है, तो डचों का आगमन भारत में अकबर के समय। अंग्रेज किसके समय आए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, किसके समय, अकबर के काल में। किसके काल में, अकबर के काल में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद में डच आए, डचों के बाद में कौन आए, अंग्रेज। पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और उसके बाद में आए डेनिश, या जिसे हम बोलते हैं डेनमार्क। क्या बोलते हैं, डेनिश। और डेनिश कब आए, 1616 ईस्वी में। कब आए, 1616 ईस्वी में। उसके बाद में आए फ्रांसिस। कौन आए, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ 1664 ईस्वी में। तो डेनिश आए 1616 में, इसका मतलब किसके शासनकाल में, जहांगीर के काल में। किसके काल में, जहांगीर के काल में। और फ्रांसीसियों का जो आगमन हुआ विशेष रूप से भारत में, उस समय यहां पर जो शासक हुआ करता था वो था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। आगे बात समझ में क्लियर है। और सबसे अंत में जो आए वो आए स्वीडिश, या हम बोलते हैं स्वीडन। क्या बोलते हैं बेटा, स्वीडन। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम है, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर कुछ लॉजिकल बातें ध्यान रखनी है। देखिए पहले सुनिएगा, सबसे पहले भारत में कौन आए, सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली। कौन आए, पुर्तगीज आए, या मैं सीधे सीधे लिख दूं तो पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद में कौन आए, डच आए। कौन आए, डच आए। डचों के बाद में कौन आए, अंग्रेज आए। कौन आए, अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद में कौन आए, ध्यान रखना, अंग्रेजों के बाद में डेनिश वाले आए। कौन, डेनिश। या फिर हम बात करें तो डेनमार्क। कौन, डेनमार्क। ठीक है। और सबसे लास्ट में यदि हम बात करें एक व्यवस्थित रूप में, तो फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों के बाद में वस्तुतः कौन आए, स्वीडन वाले भी आए थे। कौन आए, स्वीडन भी आए थे। ठीक है, ध्यान देना, पुर्तगाली जो थे वो 1498 ईस्वी में आते हैं। कब, 1498 ईस्वी में आते हैं। आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो कहां तक रखना है, आपको फ्रांसिस तक ही ध्यान रखना है। देखो, ठीक है, डचों का जो आगमन हुआ भारत में, वो डचों का आगमन हुआ 1595 ईस्वी में, लगभग 100 वर्ष बाद में। अंग्रेजों के आगमन की यदि हम बात करें तो कितना होगा, 1600 ईस्वी में। कब, 1600 ईस्वी में। डेनिश वालों की यदि हम बात करें तो कितना होएगा, 1616 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम यदि बात करें फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में। इधर हम बात करें तो ये तो आए थे जमोरिन के काल में। किसके काल में, जमोरिन। पुर्तगाली, जमोरिन, कालीकट आए। डचों की यदि हम बात करें तो डच जिस समय आए, यहां पर अकबर शासक हुआ करता था। कौन, अकबर शासक हुआ करता था।
अंग्रेज वस्तुतः भारत में किसके समय आए? अकबर के समय आए। किसके समय? अकबर के समय आए। डेनिश वाले जो थे वो किसके समय आए? जहांगीर के समय आए। किसके समय आए? जहांगीर के समय आए। और फ्रांसीसी जो थे वो किसके समय आए? आपके औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये एक तो विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से आपका और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है? और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का यह बनता है कि ध्यान दीजिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले व्यापारिक कोठी किसने स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने। किसने स्थापित की? पुर्तगालियों ने की, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? उसके बाद जो व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई वो किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज भारत में डचों के बाद में आए। अंग्रेज भारत में डचों के बाद में आए, लेकिन व्यापारिक कोठी की स्थापना उन्होंने अंग्रेजों ने जो है पहले कर ली थी। किससे? डचों से। किससे? डचों से। कैसे? यदि हम बात करें तो पुर्तगालियों ने अपनी जो प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की, वो व्यापारिक कोठी स्थापित कब की? ध्यान रखना, व्यापारिक कोठी की स्थापना उन्होंने की लगभग 1503 में, जबकि भारत में अंग्रेजों का जो आगमन माना जाता है वो 1600 में। कब? 1600 में। कब? 1600 में, ठीक है। और डचों का आगमन कब? 1595 ईस्वी में, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी आपको कई जगह जो है कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। क्या कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है? अब यहां मैं व्यापारिक बेड़े की बात नहीं करके मैं व्यापारिक कंपनी की बात कर रहा हूं, है ना, कोठी नहीं, कंपनी, ध्यान रखिएगा। तो व्यापारिक कंपनी की स्थापना तो अंग्रेजों की किससे पूर्व हो गई? डचों से पूर्व हो गई। डचों की जो व्यापारिक कंपनी जो थी ये वस्तुतः इसकी स्थापना अंग्रेजों के बाद में हुई थी। अंग्रेजों के बाद में हुई, जबकि अंग्रेजों की जो प्रथम व्यापारिक कोठी मानी जाती है वो मानी जाती है 1608 में। अंग्रेजों की सूरत और सीरत दोनों ही खराब थी, तो ध्यान रखना कि अंग्रेजी जो व्यापारिक कोठी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1608 में, ठीक है। वहीं हम यदि बात करें तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अंग्रेजों से पूर्व डचों का आगमन हुआ, लेकिन व्यापारिक कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद में हुई है, लेकिन कोठी की स्थापना तो पहले हो गई थी। लगभग 1600 ईस्वी में इनकी कोठी की स्थापना हम लोग मान लेते हैं। ये बात आप लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिएगा, मैं एक बात लिख रहा हूं, नोट। क्या नोट लगा रहा हूं? देखिएगा कि डच अंग्रेजों से पूर्व भारत में आए। डच अंग्रेजों से पूर्व भारत में आए। पूर्व भारत में आए, ठीक है। परंतु व्यापारिक कंपनी की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। क्या चीज? परंतु व्यापारिक कंपनी की स्थापना, व्यापारिक कंपनी की स्थापना, व्यापारिक कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों के बाद की गई। अंग्रेजों के बाद की गई। बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, व्यापारिक कोठी की स्थापना डचों ने अंग्रेजों से पूर्व कर ली, लेकिन व्यापारिक कंपनी, क्या चीज? कंपनी की स्थापना अंग्रेजों से बाद में हुई। आए पहले, कंपनी की स्थापना बाद में हुई, कोठी की स्थापना वो पहले ही कर चुके थे। आगे बात समझ, कौन कौन सी व्यापारिक कोठियां थी, किस प्रकार से इन्होंने अपनी कंपनी का भी नाम रखा, ये सारी की सारी जो चर्चा है वो हम हमारी अगली क्लास में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी।
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।